रात 12 बजे जब मैं मेजर करशन के कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो मेरी जेब में वो कीमती कुंजी मौजूद थी जिसने मेरे लिए पठानकोट छावनी के सिगरेट मोर्चों का दरवाज़ा खोलना था। अपने कमरे में आकर मैंने बत्ती रोशन की, दरवाजे को ताला लगाया और मेजर के शनाख्ती कार्ड निकालकर गौर से देखने लगा। मुझे जिस बात का खदशा था वो यहाँ नहीं थी। पासपोर्ट की तरह शनाख्ती कार्ड की तस्वीर पर तस्दीक करने वाले फौजी अफसर के दस्तखत नहीं थे, बल्कि ये दस्तखत तस्वीर के नीचे यूनिट की मोहर के ऊपर किए गए थे। ये दूसरी फतह थी। शनाख्ती कार्ड पर मेजर के नाम और रैंक के साथ बाएं रुखसार पर कान के करीब एक निस्वारी दिल के बारे में भी लिखा हुआ था, मगर मुझे उस सिलसिले में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। जब फौजी अफसर फुल वर्दी में हो तो उसके रुखसार का दिल कोई नहीं देखता। मैंने शनाख्ती कार्ड पलंग के गद्दे के नीचे छुपा दिया और कपड़े बदल कर लेट गया। सुबह मेरे मिशन का दूसरा मरला शुरू होने वाला था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, ज़हन में अजीब खुद सी होने लगी थी। कभी यूं महसूस होता था जैसे अभी दरवाज़ा धड़ से खुलेगा और मेजर पिस्तौल तान कर दाखिल होगा और मुझे गर्ज कर कहेगा, खबरदार अपनी जगह से मत हिलना, तुम पाकिस्तानी जासूस हो और मेरा आईडी कार्ड चुरा कर लाए हो। रात 2 बजे के करीब जाकर कहीं मेरी आंख लगी। सुबह जागा तो खिड़की के सफेद पर्दों में से दिन की रोशनी छन छन कर कमरे में आ रही थी। मैंने घड़ी देखी, 10:30 बजे थे। मैं जल्दी से बाथरूम गया और अभी गुस्ल के बाद कपड़े ही बदल रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो दिल धक से रह गया। बाहर मेजर करशन खड़ा था। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मेरी जान में जान आई। वो कमरे में आ गया। डॉक्टर, हम आज दोपहर के बाद कुल्लू जा रहे हैं, हमारे साथ चलोगे? 1 हफ्ते का ट्रिप है, खूब सैर करेंगे, तुम्हें कुल्लू के सुर्ख सेब खिलाएंगे। रोजी भी तुम्हें साथ ले जाने के लिए कह रही है। मैं उनके साथ भला कैसे जा सकता था। मैंने माजरत करते हुए कहा कि मुझे वापस पठानकोट जाना है, यहाँ मेरे मरीज मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और हाँ मेजर, अगर कभी पठानकोट आओ तो मेरे यहाँ ठहरना, मुझे खुशी होगी। मेजर ने दोनों हाथ उठाकर कहा, और नो, भगवान मुझे पठानकोट ना ले जाए। डॉक्टर, मुझे वहाँ का पानी सूट नहीं करता। हाँ, तुम्हारा जलंधर आना हो तो छावनी मेरे पास ज़रूर आना। फिर उसने मुझे अपना मुलाकाती कार्ड दिया जिस पर जलंधर छावनी में उसके घर का पता और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। मैंने कार्ड रख दिया। उसने जाते हुए कहा, क्या लंच हमारे साथ नहीं करोगे? मैंने जवाब में कहा कि मुझे डलहौजी में कुछ ज़रूरी शॉपिंग करनी है, अगर जल्दी वापस आ गया तो लंच में शामिल हो जाऊंगा, मेरा इंतज़ार ना कीजिएगा। मेजर ने कहकर लगाकर कहा, वो तो हम ज़रूर करेंगे डॉक्टर। मैंने अपने इत्मीनान के लिए पूछा, क्या उसके शनाख्ती कार्ड मिल गया? नहीं मिल सका डॉक्टर, वैसे मैंने अपनी यूनिट को इन्फॉर्म कर दिया है, नो प्रॉब्लम, नया बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी भिजवा दिया है, जुर्माना भी तो पड़ जाएगा मेजर। ओ फॉर गेट इट। ओके डॉक्टर, कोशिश करना कि लंच पर पहुंच जाओ। आई विल ट्राई मेजर। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो मेजर लंबे लंबे डग पड़ता हुआ चला गया। उसके जाते ही मैंने खिसकने की तैयारी शुरू कर दी। मुझे 15-20 मिनट लग गए। जब मैं ब्रीफकेस उठाए सीढ़ियों की तरफ चला तो सामने से मुझे मेजर करशन तेज कदमों से अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मेरा दिल शिद्दत से धड़कने लगा। उसने दूर ही से पुकार कर कहा, डॉक्टर प्लीज जल्दी चलिए, रोजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वो मुझे खींचता हुआ अपने कमरे में ले गया। उसकी ईसाई दोस्त रोजी बिस्तर पर कंबल ओढ़े पड़ी थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे। मैं डॉक्टर नहीं था, मगर वो लोग मुझे MBBS डॉक्टर समझते थे और मुझे ज़ाहिर भी यही करना था। मैंने रोजी की नब्ज़ देखी, नब्ज़ ठीक चल रही थी। मेजर ने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले तक वो बिल्कुल भली चंगी थी, बस 10 मिनट हुए कि गैस आनी शुरू हो गई। मैंने रोजी से पूछा कि वो क्या महसूस कर रही है। उसने नकाहत से कहा, जी मसला रहा है। सॉरी, मेरे पास दवाएं नहीं हैं। मैंने कहा, यहाँ डलहौजी में मेरा एक डॉक्टर वाकिफ है, उसको भिजवाई देता हूँ। डॉक्टर, कोई नुस्खा लिख दो, मैं अभी बाजार से मंगवा लेता हूँ। मेजर ने कहा। मैं क्या दवाई लिखता, क्या नुस्खा लिखता, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था। मैंने जल्दी से कहा, मेजर मैं बाजार की दवाई लेना पसंद नहीं करूँगा, जिस डॉक्टर को मैं भिजवाऊँगा वो खुद ही ट्रीटमेंट दे देगा। मेजर ने मुझे एक तरफ ले जाकर पूछा, मामला सीरियस तो नहीं है डॉक्टर? मेरा मतलब है अगर
ऐसी वैसी बात हो तो मैं उसे वापस भिजवा दूं। घबराने की कोई बात नहीं। मैदा खराब हो गया है। ओके, मैं जाकर डॉक्टर को फौरन भिजवाता हूँ। ये कहकर मैं नीचे होटल की लॉबी में आ गया। मैंने चाबी काउंटर पर दी और अपने हिसाब भी साफ नहीं किया। उसमें खतरा था। मैं मेजर को ये नहीं बताना चाहता था कि होटल छोड़कर जा रहा हूँ। होटल से बाहर आकर मैंने एक टैक्सी पकड़ी और बस स्टैंड पर आ गया। सीजन में यहाँ काफी रश होता होगा, मगर सर्दियों के मौसम की वजह से बस स्टैंड तकरीबन वीरान पड़ा था। एक लंबी बस कोने में छप्पर के नीचे खड़ी थी, जिसमें से कुछ सवारियां मुंह सर लपेटे बाहर झांक रही थी। मालूम हुआ कि यही बस आध घंटे बाद पठानकोट जाएगी। मैंने ये निसफ घंटा चाय की एक दुकान में गुजार दिया। बस ने चलते चलते मजीद 15 मिनट ले लिए। आखिर बस रवाना हो गई। जितनी देर बस डलहौजी की सड़कों से गुजरती रही, मैं परेशान ही रहा। 10 मिनट बाद बस एक गहरी वादी में पहाड़ की ढलान पर पठानकोट की तरफ दौड़ रही थी। पठानकोट पहुंचकर मैं सीधा रेलवे स्टेशन गया। प्रोग्राम के मुताबिक मैंने अंबाला छावनी के लिए फर्स्ट क्लास का एक टिकट खरीद लिया। दोपहर 3 बजे पठानकोट से गाड़ी अमृतसर की तरफ रवाना हो गई। अमृतसर पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। यहाँ से रात 9 बजे मुझे फ्रंटियर मेल पकड़ना थी। मैं फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में आकर बैठ गया और वहीं मैंने खाना भी मंगवा कर खाया। 8:30 बजे रात फ्रंटियर मेल के डब्बे प्लेटफॉर्म पर आकर लग गया तो मैं डब्बे में जाकर बैठ गया। 3-4 सवारियां पहले ही से बैठी थीं। उनमें से 2 सिख मुसाफिर थे जो शक्ल और लिबास से कारोबारी आदमी लगते थे। गाड़ी चली तो एक सिख ने मुझसे बातें शुरू कर दी। सेकंड क्लास में भी बड़ा रश होता है महाराज, मैं तो हमेशा फर्स्ट क्लास में सफ़र करता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने उसे बताया कि मैं अंबाला जा रहा हूँ। वहाँ क्या काम करते हैं? आप तो पंजाबी लगते हैं। मैंने कहा हाँ, मैं जालंधर का रहने वाला हूँ। कारोबार के सिलसिले में अमृतसर आया था। अब अंबाला जा रहा हूँ। मैं प्लास्टिक गुड्स का कारोबार करता हूँ। ये कहकर मैंने सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर दी, जैसे मुझे नींद आ रही हो। फ्रंटियर मेल अमृतसर से निकलकर जालंधर की तरफ पूरी रफ्तार से उड़ी जा रही थी। गाड़ी अंबाला पहुंची तो रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। इस बात का मुझे ख्याल ही नहीं रहा था कि मुझे अंबाला के रेलवे स्टेशन पर आधी रात को नहीं पहुंचना चाहिए था। अंबाला छावनी भारत में ज़बरदस्त फौजी अहमियत की हामिल थी और जाहिर है कि रेलवे स्टेशनों पर मिलिट्री इंटेलिजेंस, पुलिस और CID के आदमी ज़रूर मौजूद होंगे। पहले मैंने सोचा कि ट्रेन ही में बैठा रहूं और आगे दिल्ली की तरफ निकल जाऊं और दूसरे दिन अंबाला लौट आऊं। फिर ये सोचकर ट्रेन से उतर आया कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मेजर करशन किसी वक्त भी अपना इरादा बदलकर या अपने यूनिट के ऑर्डर पर पठानकोट छावनी पहुँच सकता है। अंबाला शहर के रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म काफी कुशादा और बारौनक था। मुसाफिर ट्रेन से उतर रहे थे और चढ़ भी रहे थे। इसी भीड़ में ब्रीफकेस था। मैं फर्स्ट क्लास के खाली वेटिंग रूम में आ गया। दीवार के साथ पुरानी तर्ज का दीवान पड़ा था। मैं उस पर नाराज हो गया। फ्रंटियर मेल कुछ देर ठहरने के बाद रवाना हो गई। प्लेटफॉर्म पर आहिस्ता आहिस्ता शोर कम हो गया, फिर सन्नाटा छा गया। वेटिंग रूम का दरवाज़ा खुला और रेलवे का एक वर्दीपोश टिकट चेकर अंदर आया और बोला, श्रीमान जी गाड़ी तो निकल गई। मैंने आंखें बंद कर रखी थी और ये जाहिर कर रहा था जैसे सो रहा हूँ। उसकी आवाज़ पर मैं हड़बड़ाकर उठा और बोला, क्या फ्रंटियर मेल निकल गई? उफ भगवान, उस नींद का बुरा हो। टिकट चेकर बोला, अब आपको सुबह 8 बजे वाली गाड़ी मिले। कहाँ जा रहे थे आप? दिल्ली जा रहा था। मैं फिर ये हकीकत भूल गया था कि मेरी जेब में अमृतसर से अंबाला तक का फर्स्ट क्लास टिकट और दिल्ली जाने के लिए मैंने अंबाला शहर से फर्स्ट क्लास का कोई टिकट नहीं खरीदा था। मगर मैं अपने आप को शक के अमकानात से बचाने के लिए नातजुर्बाकारी की वजह से झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। मैंने दिल में सोच लिया कि अगर टिकट चेकर को मालूम हो गया कि मेरे पास दिल्ली का टिकट नहीं है तो कहूँगा कि जिस वक्त मैं वेटिंग रूम में आकर लेटा था उस वक्त टिकट घर बंद था। टिकट चेकर उठकर चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो बोला, यहाँ सर्दी बहुत है, हमारे ऑफिस में आ जाइए, हमने कोयलों की अंगीठी जला रखी है। शुक्रिया, मैं यही पड़ा रहूँगा। टिकट चेकर चला गया तो मैं उठ बैठा। दिल ने कहा कि यहाँ से निकल चलो, बाकी रात स्टेशन के बाहर किसी होटल में बसर करो। अभी अभी गाड़ी गई है, लोग यही समझेंगे कि तुम मुसाफिर हो।
वक्त गुजारने आए हो, चुनांचे मैं वेटिंग रूम से बाहर प्लेटफॉर्म पर आ गया। अब एक मुसीबत सामने, वही टिकट चेकर गेट पर खड़ा होगा तो मेरा पठानकोट से अम्बाले तक का टिकट देखकर ज़रूर पूछेगा, मगर खुशकिस्मती से प्लेटफॉर्म के गेट पर कोई टिकट चेकर मौजूद नहीं था। मैं गेट से बाहर निकल गया। स्टेशन के सामने कई एक इमारतें थीं जहां आधी रात के बाद रोशनियां हो रही थीं। उनमें होटल भी थे। एक होटल के बाहर ओशा होटल का नेमन साइन लगा हुआ था। होटल के दुकान के काउंटर पर एक हिंदू तलक लगाए कंबल लपेटे कुर्सी पर अकड़ो बैठा था। शायद वो ट्रेन के बच्चे कुछ ग्राहकों का इंतजार, मुसाफिरों का इंतजार में था। मैंने इत्मीनान कर लिया कि उसके आसपास कोई आदमी नहीं है। उसे अपना नाम केदारनाथ सहगल बताया और एड्रेस अमृतसर का लिखा और कहा कि मैं अमृतसर में खदर का कारोबार करता हूं और एजेंट हूं और कारोबार के सिलसिले में अम्बाला आया हूं। जिस आदमी को मुझे स्टेशन पर लेने के लिए आना था वो नहीं आया। अब रात गुजार कर सुबह उसके घर जाऊंगा। इतनी रात है, उसे भी आराम नहीं करना चाहता। ये वजाहत मैंने अपनी तरफ से ज़रूरी समझी, मगर होटल वाले महाशय के चेहरे से ज़ाहिर हुआ कि उसे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो बस मुझसे कमरे का पेशगी किराया लेकर ही मुतमैन हो चुका था। मुझे एक छोटे से कमरे में पहुंचा दिया गया जहां पलंग पर एक मैला सा लिहाफ पड़ा था। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और उन्हीं कपड़ों में लेट गया। मैंने खाना नहीं खाया, भूख तो लग रही थी लेकिन मैं सो गया। सुबह 8 बजे आंख खुली। गुसल खाने में जाकर सख्त सर्दी में ताज़ा पानी से गुसल किया, शेव बनाई, फिर ऊपर ही डबल नाश्ता मंगवा लिया ताकि दोपहर को खाने की ज़रूरत महसूस ना हो। फिर मैं ब्रीफ केस उठाए बाहर आ गया। स्टेशन के सामने सड़क पर काफ़ी रौनक थी। धूप निकली हुई थी। मैंने एक साइकिल रिक्शा लिया और उसे अम्बाला कैंट जाने को कहा। वहाँ मैं एक खास मकसद लेकर जा रहा था। भारत की एक मशहूर और बहुत बड़ी छावनी थी और यहाँ मुझे आसानी से भारतीय फौज के अफसरों की फुल वर्दी मिल सकती थी। छावनी के बड़े बाजार में ऐसी कई दुकानें थीं जहाँ फौजी अफसरों के फूल, बटन, टोपियाँ और सिली सिलाई वर्दियाँ शोकेसों में नजर आ रही थीं। मैं एक निस्बतन बड़ी दुकान में दाखिल हो गया। मैंने गर्दन अकड़ा रखी थी और एक फौजी अफसर के से अंदाज में वर्दियों और चमकीले फौजी निशानों का जायजा लेने लगा। एक दुबला पतला हिंदू लड़का हाथ जोड़कर नमस्कार करके बोला, सर किस रंग की वर्दी चाहिए? मैंने उसकी तरफ गर्दन घुमाकर देखा और बोला, मेजर रंग की वर्दी चाहिए। मैं अपने मिलिट्री टेलरों से तंग आ गया हूँ। कम वक्त सब निकम्मे हैं, कभी मेरे साइज का ख्याल नहीं रखते। महाराज, हमारी दुकान 100 वर्ष पुरानी है। भगवान की कृपा से आज तक किसी अफीसर ने शिकायत नहीं की। इधर तशरीफ लाइए। जब मैं उस दुकान से निकला तो भारतीय फौज की 13 राजपूत डिवीजन के आर्टिलरी यूनिट के मेजर की वर्दी में था। मेरी जेब में मेजर करशन का मिलिट्री आईडी कार्ड था, मगर उस पर अभी तक करशन की तस्वीर चस्पा थी। अब मेरा दूसरा मरला उस आईडी कार्ड पर अपनी तस्वीर चस्पा करना था। अम्बाला छावनी के बाजार बड़ी बड़ी दुकानों और स्टोरों से भरे हुए थे। मैं मेजर की वर्दी में था। खतरा सिर्फ यही था कि यहाँ मुझे कोई मिलिट्री पुलिस का आदमी चेक न कर दे। मैं एक फोटोग्राफर की दुकान में दाखिल हो गया। यहाँ मैंने पासपोर्ट साइज की एक तस्वीर उतरवाई। उतनी देर दुकान में ही बैठा अखबार पढ़ता और गोशे चशम से बाहर बाजार में भी देखता रहा जब तक कि फोटोग्राफर ने तस्वीर तैयार करके मेरे हवाले नहीं कर दी। दुकान से निकलकर मैं स्टेशनरी की एक दुकान से कोट की शीशी खरीदी और टैक्सी में सवार होकर सीधा रेलवे स्टेशन आ गया। मुझे उस टिकट चेकर का ख्याल आया जिसने रात मुझसे बातें की थी, मगर वो वहाँ नहीं था। मैंने पठानकोट तक फर्स्ट क्लास का टिकट लिया और वेटिंग रूम में आकर बैठ गया। बाथरूम खाली था। 2-3 मुसाफिर अपना सामान रखे बैठे बातें कर रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मैंने भी हाथ जोड़कर जवाब दिया। बाथरूम में दाखिल होकर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। ब्रीफ केस सिंगार मेज पर रखा। जेब से करशन का शनाख्ती कार्ड निकालकर उसकी तस्वीर के टुकड़े टुकड़े करके गटर में बहा दिया। उसकी जगह अपनी तस्वीर गोंद से अच्छी तरह चिपकाई, शीशी ब्रीफ केस में रखी और आईडी कार्ड पर एक निगाह डाली। मैं भारतीय फौजी के मेजर की फुल वर्दी में खूब सज रहा था। नीचे मेरा नाम मेजर करशन लिखा था और कमांडिंग ऑफिसर के दस्तखत भी मौजूद थे। अब मेरा नाम केवल करशन था।
जिसके पठानकोट छावनी में ट्रांसफर के ऑर्डर हो चुके थे, मगर वो मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टी लेकर डलहौजी में अपनी नकली बीवी के साथ अपनी सेहत बहाल कर रहा था। अब उसकी जगह मुझे पठानकोट छावनी जाकर चार्ज लेना था। खुद को मौत के मुंह में धक्का देने वाली बात थी, मगर मेरे मिशन की तकमील के रास्ते में तो जगह जगह मौत मुंह फाड़े खड़ी थी। मैं बाथरूम से निकल आया और एक आराम कुर्सी पर बैठकर हिंदी अखबार पढ़ने लगा। मैं हिंदी पढ़ लिख सकता था। अखबार की खबरों से मालूम हुआ कि मशरकी पाकिस्तान में गड़बड़ और हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है और भारतीय अफवाज और हुकूमत गहरी तशवीश की नज़र से सूरत हाल का जायजा ले रही हैं। इतने में दिल्ली से अमृतसर जाने वाली गाड़ी आ गई। दूसरे मुसाफिरों के साथ मैं भी वेटिंग रूम से निकलकर फर्स्ट क्लास के डब्बे में दाखिल हो गया। डब्बे में एक हिंदू फैमिली बैठी हुई थी। मोटी औरत और उसका कला मजंग 1.5 उम्र का शौहर और एक बच्ची थी। मुझे देखकर लालाजी ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। मैंने जवाब दिया और कोने वाली सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर झांकने लगा। प्लेटफार्म पर रिसाले अखबार किताबें बेचने वाला आ गया। मैंने उसे अंग्रेजी का एक रिसाला खरीदा और उसे खोलकर पढ़ने लगा, मगर मैं प्लेटफार्म का भी जायजा दे रहा था। बंद गेट के पास मिलिट्री पुलिस के 2 आदमी चाकू चौबंद खड़े हर आने जाने वाले को घूर रहे थे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानी का चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।